हेलो फ्यूचर आईटीएंस। तो फाइनली जेई मेंस का वो मोमेंट जब आपको लगता है कि यार अब एग्जाम बिल्कुल एकदम सर पे आ चुका है और जिसका बहुत टाइम से तुम लोग इंतजार कर रहे थे, वो होता है कि फॉर्म फिलिंग का टाइम। फॉर्म फिलिंग के बाद फील आने लग जाती है एग्जाम अब बिल्कुल एकदम है ना एंड पे आ चुका है, अपनी तैयारी को सब समेट के झोंकने का समय है। अब देखो, मैं बोलता हूँ पूरी प्रिपरेशन तुम बढ़िया से कर रहे हो, तैयारी तुम अच्छे से कर रहे हो, रिवीजन बढ़िया से कर रहे हो, मार्गदर्शन स्टार्ट से आज से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, फॉर्म भरना बहुत जरूरी काम है और फॉर्म में अगर गलती कर दी तो सारी जितनी मेहनत करी इस पर पानी फिर जाना है। अब सुनो ध्यान से, एनटीए ने 31 अक्टूबर को उन्होंने अनाउंस किया कि भाई अब आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हो। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। मैं एक दो पॉइंट बताने के लिए नहीं आया कि देखो कैलकुलेटर आ गया, कैलकुलेटर आ गया। पता लग गया होगा तुमको कैलकुलेटर आ गया, चलो अच्छी बात है। आपको ये पता लग गया होगा कि डार्क मोड आ गया। डार्क मोड यार देखो ऐसा है कि भाई आंखों को चुभता है ना स्क्रीन, तो दिक्कत होने लग जाती है। तो 3 घंटे तुम बैठे हो तो डार्क मोड में तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। ये दो बढ़िया फीचर है, कैलकुलेटर आ गया, डार्क मोड आ गया। लेकिन बेटा इसके अलावा और भी जरूरी चीजें हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए सिर्फ कैलकुलेटर डार्क मोड काम में नहीं आएगा। तो हम पूरी बात को ढंग से समझ लेते हैं ताकि आपको जब आप फॉर्म भरने बैठो ना तो आपको ये बेसिक डाउट नहीं आया, यार मैं गलती तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं छूट दिया, इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा। मैं आपको सारी बातें जो जरूरी चीजें हैं उन पर एक बार सारा सब पे फोकस करके बता देता हूं। तो सारे पॉइंट को ध्यान से सुनना, जो काम का लगे या तो लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना उस पॉइंट का। बहुत बड़ी पीडीएफ थी, पीडीएफ हमने वहीं से एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करी, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यूज कर लिया, कुछ पेजेस को यूज करा। अब देखो सबसे पहली बात तो क्या है, 31 तारीख से लेके 27 नवंबर को 9 बजे रात तक तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मतलब तुमको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलिंग करनी है, ये काम आप कब तक कर सकते हो, 27 नवंबर तक। तो जल्दीबाजी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक दो दिन शांति से पहले सारी बातें सुन लो, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो, सब कुछ रिक्वायर्ड जितनी चीजें उन सबको कलेक्ट करने के बाद फॉर्म भरने बैठना। कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सुनो, जो भी तुम्हारे करेक्शंस होंगे उसके लिए पोर्टल डिस्प्ले हो जाएगा जब आपको करेक्शन अपडेट करने के लिए मिलेगा। मतलब अभी तो आप फॉर्म भरोगे, करेक्शन अपडेट करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। फिलहाल अभी एनटीए ने ऐसा नहीं बताया कि कब अपडेट मिलेगा, लेकिन विल बी डिस्प्लेड ऑन द एनटीए वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद सुनो, एग्जाम कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी टेंटेटिवली। इसके बाद अब हमेशा यही होता है, टेंटेटिव डेट आती है। कंफर्मेशन आपको कब पता लगता है, 3 या 4 दिन पहले आपको मतलब वो मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए अपना एडमिट कार्ड। मतलब अभी आपको फिलहाल के लिए टेंटेटिव डेट बताइए कि जनवरी के पहले वीक में आपको यहाँ पर पेपर देने को मिल जाएगा। चलो अच्छी बात है। इसके बाद आप कब डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड जो होंगे वो एग्जाम के 3 या 4 दिन पहले ही होते हैं, हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। इसके बाद अब मुद्दे की बात पे आते हैं। पेपर 3 घंटे का, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 9 से 12, 3 से 6, 2 शिफ्ट रहेगी, बहुत अच्छी बात, ठीक। पेपर की फीस जनरल में 1000 लड़कियों के मतलब मेल्स के लिए 1000, लड़कियों के लिए 800 रुपये, ठीक है। वही एसटी एससी और जनरल ईडब्ल्यूएस में, एसटी में, इन सब के अंदर। ईडब्ल्यूएस में 900 है, 800 है, इस तरह से आप पेमेंट बड़ा देख लेना एक बार। बहुत बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है, हमेशा की तरह सब कुछ वही है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। ध्यान रखना, ना तो तुम डबल फॉर्म भर सकते हो, कर दिया तो रिजेक्शन कंप्लीट मान लेना, अनफेयर मीन्स में काउंट हो जाएगा अगर आपने 2 फॉर्म भर दिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत केयरफुली पेपर मतलब अपना फॉर्म भरना है। करेक्शन इन एनी सर्टेन फील्ड्स विल बी परमिटेड ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो विच विल बी नोटिफाइड एट ए लेटर स्टेज। मतलब अभी फिलहाल के लिए आप फॉर्म भर दो, अगर करेक्शन कुछ भी करना होगा या उनकी तरफ से कुछ भी करेक्शन आता है तो उसके लिए विंडो आपको दिख जाएगी कुछ समय बाद। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ इन और हिज और हर। मतलब रिजल्ट, अगर आपने 2 फॉर्म भर दिए, मल्टीपल डाल दिए, भाई साहब हिज और मतलब कुल मिला के कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसने 2 फॉर्म डाल दिए, कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा, खत्म, खेल ही खत्म। सुनना ध्यान से, बार बार उन्होंने बोला है एक से ज्यादा फॉर्म मत भर देना जल्दीबाजी में कि भाई चलो वाला फॉर्म खराब हो गया दोबारा भर देता हूं, ये वाला सही कर दूंगा। अगर आपका डेटा एक बार चला गया और आपने दूसरा फॉर्म भर दिया तो फिर उसका मतलब ये मान लो कि ना वो काउंट होगा ना ये काउंट होगा, और अनफेयर मीन्स में यूएफएम में काउंट हो जाओगे। ध्यान रखना, फॉर्म भरते समय बहुत समझदारी दिखानी है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तब जाके आपका एक पासवर्ड जनरेट होगा। उसमें आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको बनाना है, उसको आप रखो और उसको संभाल के रखना। अपना पासवर्ड किसी से शेयर मत कर देना। तुम्हारा दोस्त चाहे कितना भी बढ़िया हो, आपको अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। जब भी तुम अपना काम कंप्लीट करो फॉर्म भरने का, मान लो तुमने फॉर्म भरा, रुक गए और आपको लग रहा है कुछ काम आ गया,
तो आप ध्यान रखो कि आपको लॉग आउट जरूर करना है। अगर आपके फॉर्म पर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन डाल के सबमिट कर दिया तो उस केस में ये मान के चलो कि जो हो गया, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके बाद क्या होगा, आपके पास ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा आपको, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑप्शन रहेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद होता है ये सब कुछ। ठीक है, फिर एक चीज और ध्यान से देखो, रिसेंट जो पासवर्ड रिसेंटली इन्होंने क्या क्या चीजें बोली है। पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए आपका 80%। ठीक है, कलर में 80% फेस होना चाहिए, मतलब ज्यादातर फेस वाला पोर्शन ही दिखना चाहिए। ईयर्स तक प्रॉपर विजिबल होने चाहिए। साइज का रखिए 10 से लेके 200 केबी के बीच में। स्टेट सिग्नेचर की साइज बोली गई है 10 से लेके 100 केबी के बीच में, मतलब आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, इसकी स्कैन कॉपी, आपके 10th के मतलब 10th के मार्कशीट की या उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी स्कैन कॉपी 300 केबी के साइज में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना है अपना स्कैन कॉपी के अंदर। अगर आप आधार कार्ड यूज नहीं कर रहे या डिजिटलॉकर से यूज नहीं कर रहे हो तो उस केस में आपको इसका ध्यान रखना है। मतलब कुल मिला के आपका आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है, डिजिलॉकर में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप स्कैन कॉपी देके आप कोई दूसरा प्रूफ देते हैं अपने आइडेंटिटी का, उस केस में आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो और रखो, देख लेना, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो उनको लगता है कि आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है और उनको कोई भी अगर एक्सक्लेशन रेज करना होगा तो उनके लिए उसके पास समय है अच्छा खासा, वो आपको बता देंगे, विंडो पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, मतलब आपको फॉर्म भरने के बाद चेक करते रहना टाइमली, क्योंकि करेक्शन तो ही आ गया फॉर्म में। उसके बाद एक चीज़ और, फीस पेमेंट ध्यान से सुनो। फीस पेमेंट के लिए बहुत सारी बैंकेस का ऑप्शन नहीं है, जैसे आईसीआईसी उन्होंने दिया है, एचडीएफसी दिया है, एसबीआई दिया है, आप यूपीआई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना खासकर, अगर आपके पेमेंट में ओके नहीं आता तो आप समझो आपका पेमेंट नहीं हुआ है। अगर आपके पैसे भी कट गए, आपको लगता है मेरे पैसे कट गए, पेमेंट में ओके नहीं आ रहा, तो बेटा इसका मतलब ये पेमेंट नहीं हुआ है। उस केस में उन्होंने नंबर दिए हैं, रिक्वायर्ड नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो जाएंगे अभी आपको, मतलब इसी पीडीएफ में दिख जाएगा। आपको याद रखना है कि उन नंबर्स के थ्रू मैं कांटेक्ट कर सकता हूं, उसमें मेल आईडी वगैरह भी दी है। ध्यान से सुनो, पासवर्ड के लिए उन्होंने साफ बोला है कि पासवर्ड जब बनाओगे ना तो कुछ बातों विशेष ध्यान रखना। 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसके अंदर अपर केस हो, लोअर केस हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। मतलब एक बढ़िया स्ट्रेंथ का पासवर्ड बनाना, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके छोड़ दिया, ऐसा मत करना। अच्छा पासवर्ड बनाना तक, और ऐसा ही बनाना जो तुम भूल ना जाओ। मतलब आपको पासवर्ड संभाल के रखना है, आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने वहाँ लिखा होगा वो भी आपको ढंग से रखना है संभाल के। अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना। पेमेंट करोगे तब आपका यूपीआई होना चाहिए वर्किंग कंडीशन में, खाते में बैलेंस होना चाहिए। अगर आप किसी के और के थ्रू पेमेंट कराते हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट एक्चुअल में हुआ है। अगर वो बोलता पैसे कट गए, मेरा पेमेंट तो हो गया, नहीं, आपको कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता, ओके नहीं आता, तब तक मानना मत कि पेमेंट हुआ है। पेमेंट नहीं होगा तो काउंट ही, सीधी बात यह है 27 नवंबर की रात में 11:30 बजे के आसपास तक पेमेंट एक्सेप्ट होगा। जैसे मान लो तुमने फॉर्म भर दिया और तुमने पेमेंट नहीं किया, तुम 4-5 दिन बाद करने वाले हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने लेट किया, 11:30 बजे तक पेमेंट नहीं किया 27 तारीख को, तो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, खत्म खेल। ठीक है, पासवर्ड रिसेट करना है तो आपको अपने नंबर की मदद मिल सकती है। रजिस्टर्ड नंबर आ जाएगा आपका, या फिर आपको ईमेल पर आ जाएगा, जो भी ईमेल आपने दिया है, ईमेल या फ़ोन नंबर से आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और सुनो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न के अंदर +4 है, -1 है। मान लो गलती से ऐसा हो जाए कि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो जिन्होंने वो पेपर में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उन सही ऑप्शन में से एक क्वेश्चन ऑप्शन अटेम्प्ट कर लिया तो उसको नंबर मिल जाएंगे। जैसे मान लो किसी ने ABCD था, ABCD ऑप्शन में से आंसर A और B दोनों सही है, तुमने A अटेम्प्ट किया तुमको नंबर मिलेंगे, तुमने B किया तो नंबर मिल जाएंगे, तुमने C अटेम्प्ट किया तुमको नंबर नहीं मिलेंगे, तुमने अटेम्प्ट नहीं किया तब भी तुमको नंबर नहीं मिलेंगे। अब कोई बोला सर चारों ऑप्शन सही हो, तो उन्होंने बोला चारों सही हैं, तो उस केस में भाई साहब, उस केस में अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया है तब भी आपको नंबर मिलेंगे। अटेम्प्ट नहीं किया उस केस में हम उस क्वेश्चन के नंबर आपको नहीं मिलते। हाँ, मान लो कि क्वेश्चन ऐसा हो जाए जो ड्रॉप ही करना पड़ जाए, मतलब गलत ही हो गया, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन हटा रहे हैं, फिर आपको नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू में इन्होंने इस बार क्या बोला है कि जो आंसर होगा, आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। मतलब आपको इसके अंदर ही ध्यान रखना है कि इस बार जो आंसर होगा उसको नियरेस्ट इंटीजर में देना। इन्होंने हाईलाइट भी करके दे दिया, बात खत्म। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। 3 घंटे का टाइमलाइन रहेगा। फिर इसके बाद बोला कि कौन एग्जाम दे सकता है, तो देखो एज क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया इस बात का है कि आपने आपका 12th का एग्जाम कब दिया। अगर आपने एग्जाम 24 में दिया है
ठीक है, या आपने 25 में दिया है तब तो आप एप्लीकेबल हो, अदरवाइज तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। मतलब समझो, अगर आप 24 में दिया है, 25 में दिया है, या आप 26 में अपियर होने वाले हो, इन तीनों केसेस के अंदर आप एग्जाम में बैठ सकते हो। 12th की बात कर रहा हूं मैं। कोई मान लो मैं बोले सर मैंने 2023 में सर 12th दिया था, लेकिन मेरा क्या है सर पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने 2024 में ना दोबारा से पेपर अटेम्प्ट कर लिया, मतलब दोबारा से 12th दे दी, तो सर उस हिसाब से क्या मेरा 23 वाला काउंट हो गया, 24 वाला? तुमने पहली बार 12वीं कक्षा कब पास करी वो काउंट होगा। उनको कोई मतलब नहीं है तुमने 22-23 में दे दिया, 24 में दे दिया, 25 में दोबारा दे दिया, उससे मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने अगर 23 में एग्जाम दिया है तो 23 काउंट होगा, 24 में दिया है तो 24 काउंट होगा, उसके हिसाब से 3 साल वाले सारे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो यही कौन कौन एग्जाम, जिनका एग्जाम 24 में या 25 में हुआ या तो 26 में एग्जाम देने वाले हैं, वो सब एलिजिबल है। 2023 और उसके पहले वाले एलिजिबल नहीं है। आई बात समझ में? इसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब आपका स्टेट कोटा कौन सा काउंट होगा। मेरा गांव तो सर मेरा गांव तो सर पटना के पास पड़ता है, ठीक है, लेकिन मैं तो कोटा में पढ़ता हूं, तो मेरा तो सर एड्रेस जो है पटना का है। अरे बेटा उससे मतलब नहीं है, तुमने 12th का फॉर्म कहां से भरा ये देखना है। ठीक है, आई बात समझ में? जहां से आपने अपना 12th का या 12th के इक्विवेलेंट एग्जाम को पास किया है वही आपका स्टेट काउंट होगा, उसी के हिसाब से आपका स्टेट कोटा लगेगा। आई बात समझ? तो एग्जाम फॉर वर्च्यू बाय विच कैंडिडेट बिकम्स एलिजिबल फॉर अपीयरिंग जेईई मेंस, मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर आपका स्टेट कोटा अगर आपको जानना है, इसका मतलब जहां से आपने एग्जाम दिया। फिर उन्होंने कुछ और बोला कि जैसे मान लो जो कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो नेपाल भूटान में जाके एग्जाम दे देते हैं, मतलब वो है तो यहाँ के, एग्जाम नेपाल भूटान में जाके 12th पास कर ली उन्होंने एग्जाम, लेकिन फिर यहाँ पे दिया, तो उनके लिए फिर जो उनका परमानेंट एड्रेस होगा वो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे मोस्टली केसेस ऐसे होंगे। मोस्ट केसेस वही हैं जो स्टूडेंट इंडिया में रह रहे हैं, पढ़ यही रहे हैं, या तो कोचिंग कहीं और पे कर रहे हैं। जैसे मान लो कोटा में तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा स्कूल भी कोटा में है, तो तुम्हारा कोटा राजस्थान काउंट हो जाएगा। अगर तुम्हारा स्कूल तुम्हारे होम टाउन में है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में है, बिहार में है, यूपी में है, तो वो काउंट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो, तो आपका स्टेट जो है, स्टेट कोड जो है आपका वो कौन सा रहेगा? आपका स्टेट कोड कौन सा रहेगा? वहां जहां से आपने एग्जाम दिया है, जिस स्टेट से आपने एग्जाम दिया है वो आपका स्टेट कोड होगा। फिर चॉइस ऑफ सिटीज में बात करें, जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो आपका करंट एड्रेस है, मतलब जिस पे आप अभी फिलहाल रह रहे हो। जैसे मान लो तुम कोचिंग करने के लिए कोटा में आ गए, तुम्हारा घर जो है वो मान लो एग्जाम के लिए लखनऊ में तुम्हारा घर है, तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा एड्रेस या तो लखनऊ वाला या फिर ये वाले में से ही कोई सेंटर आप चूज कर सकते हो। उसके नियर बाय सेंटर आपको जो सेंटर की चॉइस मिलेगी वो मैक्सिमम 4 सिटी की मिलेगी। किसमें? विद इन द स्टेट्स प्रोवाइडेड इन द प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के जो स्टेट्स आपने अवेलेबल कराए हैं, उसी स्टेट में से कोई 4 एड्रेस पे आप या 4 सिटीज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। हो सकता है जरूरत पड़े तो वो सेंटर बढ़ा दें, हो सकता है जरूरत पड़े तो वो सेंटर कम भी कर दें अगर बच्चे कम हो सेंटर्स पे। आई बात समझ में? ये सारा का सारा डिसीजन तो एनटीए वालों का है। इसके बाद कुल मिला के आप कौन सा सेंटर चूज कर सकते हो, अपने होम टाउन, मतलब आपका होम टाउन जिस स्टेट में है वहां पे चूज कर सकते हो, या आपका जो करंट एड्रेस चल रहा है जहां पे अभी तुम फिलहाल पढ़ रहे हो वो स्टेट में। अगर मान लो कोई बोले सर मैं तो राजस्थान में ही हूँ, राजस्थान के रहने वाला, राजस्थान के अंदर ही पढ़ रहा हूँ, तो बेटा उस हिसाब से तुम्हारे पास 4 सिटी चूज करने का ऑप्शन राजस्थान के अंदर, तुम कोटा ले लो, अजमेर ले लो, जयपुर ले लो, अलवर ले लो, तुम्हारे आसपास जो भी सेंटर पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा एनटीए की वेबसाइट से, मतलब आपको ई एडमिट कार्ड मिलेगा। एग्जाम के 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, उससे पहले नहीं आता। वही एडमिट कार्ड मान्य होता है, वही जो है वो कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम की डेट्स आपको अभी फिलहाल के लिए नहीं पता, टेंटेटिव पता है। ठीक है, शिफ्टिंग आपको पता है 9 से 12, 3 से 6 रहेगी। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, रफ पेपर आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल से, आपको लेके नहीं जाना। पेपर के ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा जाएगा। एप्लीकेशन नंबर ध्यान से सुन लो, कंप्यूटर जनरेटेड होता है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, फोटो खींच के रख लेना, एप्लीकेशन नंबर बहुत काम आता है। आई बात समझ में? अनफेयर मीन्स अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी, एग्जाम सेंटर से निकाल दिया जाएगा परमानेंटली, कभी भी आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। इसलिए समझदार रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद पेपर की बात करें तो पेपर का जो आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है वो एग्जाम में रिजल्ट आने के 2 या 3 दिन पहले डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, और 2-3 दिन तक रहता है वहाँ पे। इसके बाद पेमेंट की बात कर लेते हैं। पेमेंट में देखो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, कैनरा, एसबीआई बैंक,
इन एनी पेमेंट मोड, मतलब यूपीआई कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब ऑप्शन मिलेंगे। जीएसटी भाई साहब आपको देनी होगी उनके हिसाब से, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो ये नंबर्स दिए हैं बैंक के रेस्पेक्टिव, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी रहेगा। सीबीटी में उन्होंने खास क्या क्या दिया, उस पर दोबारा आ जाता है एक बार के लिए मैं। सुनो देखो, पेपर में ये आपकी वेलकम स्क्रीन है, यहाँ फोटो दिखेगा आपको अपना, क्योंकि आपका फोटो जो आपने अपलोड किया है ना वो आपको यहां दिख जाएगा। जब एग्जाम देने जाओगे वेलकम स्क्रीन पर आपका एक सिस्टम फिक्स होगा, ऐसा नहीं कहीं भी जाके बैठ गए। जैसे आपका रोल नंबर होता है तो रोल नंबर के साथ आपका कंप्यूटर सिस्टम फिक्स है, उस पर आपका फोटो दिख रहा होगा ऐसे वेलकम स्क्रीन पर। लॉगिन आईडी आपके पास होगी, पासवर्ड होगा, आप लॉगिन करोगे, फिर आपको इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे। फिर जब टाइम शुरू होगा तो पेपर दिखेगा। टाइम मतलब उस टाइम पीरियड में जब पेपर आपको मतलब जैसे मान लो तो पहले स्लॉट पे चले गए मॉर्निंग में, तो 9 से 12 में पेपर दिख जाएगा, नहीं तो आपको 3 से 6 में दिखेगा। तो उस टाइम पीरियड में आपको आपका फोटो दिख जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे। पेपर स्टार्ट होगा जब आपका एग्जाम टाइम शुरू होगा, मतलब ठीक है। इंस्ट्रक्शन को ढंग से पढ़ लेना, 180 मिनट का पेपर होगा। यहाँ कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पता है क्वेश्चन के। मैं एक अच्छा सेशन देता हूँ, सुनो ध्यान से। एक है ना मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है उन्होंने, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। तो एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, एनटीए की वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है ना, उससे। अच्छा, इन्होंने कुछ अच्छे फायदे ये दिए कि जैसे मान लो आप स्क्रॉल करके ऊपर चले गए, आपको ऑल ऑफ सडन नीचे ही नीचे आना सबसे लास्ट वाले में, तो आप के पास ये ऐसे नेविगेशन वाले बटन्स दिए हैं, इन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप शिफ्ट कर जाए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक ये ऑप्शन दे दिया है, डार्क मोड आपको बताया था मैंने। फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हो, इनेबल कर्सर ट्रेल कर सकते हो, कर्सर अलग अलग तरह का चूज कर सकते हो। अच्छा, एक अच्छी बात है कि इन्होंने मैग्नीफायर दे दिया, यूं यूं करके आप जूम करके देख सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि कई बच्चों का नंबर ज़्यादा होता है चश्मे का। अब क्या है कि ये पहले सब उनको दे सकते थे विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट थे, जो ठीक से नहीं देख पाते, मतलब जिनको बहुत समय लगता है दिखने में, ऐसे करके दिखना पड़ता है। हो सकता है कई लोगों का नंबर ज़्यादा हो तो उनको दिक्कत आती हो, बोल नहीं पाते, अपनी मन की व्यथा नहीं बता पाते हो, तो उनके लिए भाई ऐसा है कि देखो स्क्रीन मैग्नीफायर दिया है, आप जहाँ ले जाओगे वो जगह आपको जूम होकर दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप दिल्ली पे लेके आए तो आपको जूम दिख गया, नीचे कलकत्ता छोटा सा दिख रहा है, इस तरह से आप उसको देख सकते हो। कैलकुलेटर मिलेगा आपको, कैलकुलेटर प्लस माइनस मिल जाएंगे, स्क्वायर रूट मिल जाएगा, परसेंटेज निकाल सकते हो, मतलब बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस जो है वो आप कर सकते हो। इसका फायदा है, इसका नुकसान है। अब सुनो क्या फायदा। तो ये है कि देखो आपके जो वो अजीब सी कैलकुलेशन आती थी ना कई बार, डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करो, फलाना ढिमकाना, उसमें डिवाइड करो, ये करो वो करो, उससे आपको निजात मिल जाएगी। अच्छी इसका नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान तो देखो यही है कि मान लो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ गई और तुम इस पर डिपेंड हो गए और तुम बेसिक चीज़ों को भूल जाओ, तो भाई साहब ऐसा है कि प्रैक्टिस तो बराबर करते रहो कैलकुलेशन की, जैसी करते आ रहे हो। साथ ही साथ इस तरह के कैलकुलेटर को यूज़ करने का भी ट्रायल शुरू कर दो, ठीक है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिल जाते हैं, बड़ी बात नहीं है, आपको आराम से कैलकुलेटर मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहा करो, ऐसा ना हो कि एग्जाम सेंटर पे पहली बार यूज़ किया, पता लगा कि कैसे यूज़ करें समझ में नहीं आ रहा। सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट दे दो, सबसे बढ़िया रहेगा। आपको ये विंडो दिखेगी, ये आपका डेमो है जेई मेंस का 2026 का, इस तरह से दिखेगा आपको वो। आपने अप्लाई किया, उसके बाद आप रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कर लेते। लॉगिन करोगे तो आपको फिर इस तरह से ये आपको पूरा आपका डेमो सेशन मिल जाएगा, इस तरह से। आई बात समझ में? मतलब पेपर अगर देना चाहते हैं आप तो दे सकते हैं। पेपर देने के लिए आपके पास एनटीए वेबसाइट उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। आप पहले अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, फिर एग्जामिनेशन फीस पे करते हैं, फिर जब समय आता है तो आपका एडमिट कार्ड आता है, उसको डाउनलोड करते हैं, फिर आप एग्जाम देने जाते हैं। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी बेटा, क्योंकि बहुत जरूरी है सही तरह से सही इन्फॉर्मेशन लेके फॉर्म भरना। कैलकुलेटर तो सबको पता है कि आ गया, ठीक है, और इसके अलावा एक फॉर्म और था कि डार्क मोड भी है, लेकिन सुनने में मज़ेदार लग रहा है। लेकिन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने फोटोग्राफ्स, अपना स्कैन कॉपी, जो अपना सिग्नेचर है वो, और इसके अलावा आपका जो 10th का मार्कशीट है, मतलब वो पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब 10th का मार्कशीट बोलो या उसका इक्विवेलेंट कोई भी डॉक्यूमेंट आपने जो जनरेट किया हो, मतलब जिस तक हो सकता है किसी और मोड ऑफ, मतलब कुछ कुछ और एग्जाम भी होते हैं जिनको काउंट किया जाता है। जनरली 10th की बात कर लेता हूँ। तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स की पर्टिकुलर साइज है के बीच में वो डिसाइडेड है, उसको फॉलो करते हुए आप अगर फॉर्म भरोगे तो आपको किसी तरह का कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। अगर कुछ करेक्शन आ भी जाता है तो उसके लिए डिस्प्ले बाद में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इसके साथ बहुत बढ़िया से फॉर्म भरो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, एक नंबर भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और या आप चाहो तो एक काम करना, सेंटर पे आ जाना, अपने कोटा सेंटर पे आ जाना अनअकैडमी वाले, और इस पर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आके हम लोगों से मिलना है। आप नीचे काउंटर पे आओगे, आपको लोग मिल जाएंगे, आप बात कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखो, रिप्लाई कर देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय, धन्यवाद। कितना हो गया?